ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत की एक ऐसी प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत का राजस्थान अपनी आन बान और शान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के वीरों ने अपने साहस और बलिदान का जो डंका बजाया वो आज भी जग जाहिर है। वीरता के मामले में राजस्थान की छत्राणियां भी कम नहीं रही। वो अपने पति को अपने हाथों से तिलक लगाकर तलवार देकर युद्ध के लिए रवाना करती थी। और अगर राजा युद्ध में हार जाते या वीर गति को प्राप्त होते थे तो विधर्मी दुश्मनों की हवस से बचने के लिए वो आग की वेदी में अपना सर्वस्व कुर्बान कर देती थी। नारियों के साहसपूर्ण बलिदान को ही जौहर कहा जाता है। अनेक अवसरों पर जब वीरांगनाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जय जय हर हर कहते हुए हजारों की संख्या में सामूहिक अग्नि में प्रवेश किया तो यही उद्घोष आगे चलकर जौहर बन गया। इतिहास विशेषज्ञों के अनुसार जौहर दुश्मनों का मनोबल कम करने और उनके उद्देश्य को नाकाम बनाने के लिए किया जाता था। इतिहास के अनुसार मुस्लिम शासकों के आक्रमण के दौरान हिंदू राजाओं के राज्य में आने वाला खाने पीने का सामान किले के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। किले को एकदम चारों तरफ से बंद करने के कारण राजपूत योद्धा कमजोर होने लगते थे, जिससे राजा किले का दरवाजा खोलने पर विवश हो जाते थे। जब युद्ध में दुश्मन से हारना लगभग तय हो जाता था उसी समय जौहर करने का निर्णय लिया जाता था। जौहर और साका को सबसे अच्छी रणनीति माना जाता था। इससे दुश्मन के अंदर खौफ बन जाता था और उन्हें जीतने पर कुछ भी नहीं मिलता था। जौहर करने से पहले राजपूत महिलाएं अपने पतियों को युद्ध में दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। जौहर अधिकतर मध्य रात्रि के दौरान किया जाता था, जिससे दुश्मन को पता चल जाए कि जौहर के दूसरे दिन कल साका होने वाला है, जिसको किसी भी दुश्मन के लिए सहन करना सबसे भयानक होता था, क्योंकि साका करने वाले योद्धा को किसी चीज से मोह या डर नहीं रहता था, जिससे दुश्मन के इरादे कमजोर हो जाते थे और राजपूत योद्धा निर्भीक होकर अधिक से अधिक दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद ही वीरगति को प्राप्त होते थे। तो राजपूतों को साका के लिए प्रेरित करने में राजपूत छत्राणियों की जौहर की बड़ी भूमिका होती थी। इतना ही नहीं, जौहर में महिलाएं राज्य की धन संपत्ति और खुद को जलाकर राख कर लेती थी, जिससे आक्रमण करने वाले को शोषण के लिए ना तो महिलाएं बचती थी और ना ही लूटने के लिए धन दौलत। सीधे तौर पर भी हार कर जीतने वाली इस रणनीति को जौहर और साका का नाम दिया गया है, जो कि भारतीय राजपूतों के अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान और वीरता की निशानी है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो कई लोगों का यह मानना था कि जौहर और सती प्रथा एक जैसी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रथाएं सिर्फ बाहर से देखने में जैसी लगती थी, क्योंकि दोनों में महिलाएं दुल्हन की तरह सज करके आग में प्रवेश करती थी। लेकिन जौहर और सती प्रथा में बहुत बड़ा अंतर है और दोनों के उद्देश्य में भी एक फर्क है। जहां सती प्रथा में महिलाएं अपने पति के मरने के बाद पति के शव के साथ आग में बैठती थी, वहीं दूसरी तरफ जौहर में महिलाएं पति के जिंदा रहते हुए आग में कूदती थी। सती प्रथा समाज के द्वारा बनाई गई एक कुप्रथा थी, जिसमें कई बार जबरदस्ती महिलाओं को आग में झोंक दिया जाता था। लेकिन जौहर में महिलाएं अपनी मर्जी से आग में कूदती थी। सती प्रथा समाज के द्वारा बनाई गई एक कुप्रथा थी, जिसमें कई बार जबरदस्ती महिलाओं को आग के हवाले कर दिया जाता था। लेकिन जौहर में महिलाएं अपनी खुद की मर्जी से आग में
कूदती थी। सती प्रथा में एक महिला खुद ही अपने पति के प्रेम या सामाजिक दबाव में अपने आग को आग के हवाले करती थी, लेकिन जौहर का मुख्य उद्देश्य अपनी गरिमा, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए बलिदान देना होता था। सती और जौहर प्रथा दोनों ही दूसरे मर्दों के हाथ अपनी इज्जत सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया जाता था, और इसी कारण ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी समानता स्थापित करते हैं। हालांकि जौहर में दुश्मनों के हाथ आने से अच्छा राजपूत महिलाएं खुद को आग में जलाना बेहतर मानती थी, जबकि सती प्रथा एक सामाजिक डर था। सती प्रथा में एक बार में एक ही महिला आग में कुर्बान होती थी, जबकि जौहर में एक साथ हजारों की संख्या में राजपूत रानियां और महिलाएं आग के कुंड में कूदती थी। भारत में सबसे पहले जौहर सिकंदर या अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय देखने को मिलता है। 336 और 323 ईसा पूर्व के बीच जब उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है, तब हमें जौहर का इतिहास मिलता है, और इस जौहर का उल्लेख द अनाबैसिस ऑफ अलेक्जेंडर नामक 6वीं किताब में मिलता है। इस किताब के अनुसार अलेक्जेंडर ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया, जहां पर अगासुसी नामक जनजाति निवास करती थी। अगासुसी जनजाति की करीब 20,000 महिलाओं और बच्चों ने अलेक्जेंडर की सेना की क्रूरता से बचने के लिए खुद को आग के हवाले किया था। किसी रानी के द्वारा जौहर करने का सबसे पहला उल्लेख हमें राजा दाहिर के समय में मिलता है, जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 721 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया जाता है। तब राजा दाहिर की रानी के द्वारा जौहर किया जाता है। इससे पहले भारत में किसी रानी के द्वारा जौहर नहीं किया जाता है, और इसका कारण ये माना गया है कि इस समय के पूर्व भारतवर्ष में नारी के प्रति पुरुष का बड़ा प्रशंसनीय और धर्म व्यवहार आचरण होता था। नारी चाहे कितनी ही वीरांगना हो, परंतु पुरुष समाज उससे शत्रुता का भाव नहीं रखता था, और ना ही किसी नारी के शील भंग के लिए उस समय युद्ध किया जाता था। नारी का अगर अर्थ देखें तो वह ना धन अर्थ शब्द से बना है। ना धन अर्थ बराबर नारी। ना का मतलब है नहीं, और अर्थ माने होता है शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे नारी कहा जाता है, और ये भावना 721 ईस्वी के पूर्व भारत में रही है, और इसी कारण नारी किसी की शत्रु नहीं होती थी, और इसी के फलस्वरूप नारियों द्वारा कभी जौहर नहीं किया गया। परंतु 721 ईस्वी के बाद विदेशी आक्रमणकारियों का धर्म उन्हें नारी के लिए ही युद्ध करने की प्रेरणा देता था, और नारी का शील भंग करना इस युद्ध का प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 में सिंध, जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहां पर जब आक्रमण किया तो उस समय राजा दाहिर का वहां पर शासन था। कासिम ने उस राज्य पर 4 बार आक्रमण किया, और इसके चलते वो चौथी बार में सफल होता है। राजा के मरने के बाद वहां की रानी और महिलाओं ने कई महीनों तक युद्ध किया, लेकिन अंत में मोहम्मद बिन कासिम के अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन से बचने के लिए दाहिर की रानी बाई ने जौहर को अपनाया। इसी जौहर को कालांतर में अन्य हिंदू वीरांगनाओं के द्वारा अपनाया गया। इसके बाद हमें रणथंभौर का जौहर मिलता है। 1301 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर के किले पर हमला किया तो राजा हमीर देव बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं और खिलजी की सेना को लौटने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने झूठी मित्रता का प्रस्ताव देकर उनके साथ छल किया और राजा हमीर देव को परास्त किया। इसके बाद राजा हमीर देव के मंत्री ने जौहर और साका करने की सलाह दिया।
इस सलाह पर राजा हमीर देव की पत्नी, बेटियों और अन्य रिश्तेदारों ने जौहर किया था। चित्तौड़ में भी हमें जौहर की कहानी मिलती है। चित्तौड़ का पहला जौहर रानी पद्मावती ने अपने राज्य की महिलाओं के साथ किया था। रानी पद्मिनी के द्वारा ये जौहर 1303 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय किया जाता है। उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह होते हैं। खिलजी ने उनके साथ धोखा किया और उनके किले पर आक्रमण किया। सेना के हारने के आसार को देखते हुए राजपूत रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और इसका जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी की बहुचर्चित रचना पद्मावत में मिलता है, जो कि इस घटना के लगभग 200 साल बाद लिखी जाती है। उत्तरी कर्नाटक के कंपिली राज्य में भी जौहर की कहानी मिलती है। जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना 1327 में कंपिली राज्य पर आक्रमण करती है और उस हमले में हिंदू सेना की हार होती है। इसके फलस्वरूप उत्तरी कर्नाटक के कंपिली राज्य की हिंदू महिलाओं ने अत्याचार और दुर्व्यवहार से बचने के लिए भारी संख्या में जौहर किया था। सन 1528 में मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर और राणा सांगा के बीच जब खानवा का युद्ध होता है तो उसमें मध्य प्रदेश के चंदेरी के शासक मदीनी राव राणा की मदद करते हैं। राणा सांगा की हार के बाद बाबर की सेना ने राव के राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें उनकी हार होती है। उस समय बाबर की सेनाओं की क्रूरता से रक्षा करने के लिए उस राज्य की महिलाओं और बच्चों के द्वारा जौहर किया जाता है, जिसके बाद यहाँ के राजपूतों ने केसरिया रंग की पगड़ी को पहन करके बाबर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और ये राजपूतों द्वारा किया गया एक शाका था। राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने मेवाड़ और चित्तौड़ का राज्य सन 1528 में अपनी पति की मृत्यु के बाद संभाला था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और महारानी ने मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी होती है, लेकिन जब तक हुमायूं की मदद चित्तौड़ तक पहुंचती है तब तक बहादुर शाह किले को तहस नहस कर चुका होता है और रानी कर्णावती 13,000 हिंदू महिलाओं के साथ जौहर करती हैं। इसी तरह से मुगल शासक अकबर के समय में चित्तौड़गढ़ में राजपूत महिलाओं के द्वारा तीसरा जौहर किया जाता है। अकबर की सेना ने सितंबर 1568 में चित्तौड़ के किले को घेर कर जब आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया, उसके बाद हिंदू महिलाओं ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर का सहारा लिया, जिसके बाद राजपूत सैनिकों के द्वारा साका किया गया। डेविड स्मिथ के अनुसार अकबर को 1 साल बाद किले में प्रवेश करने का मौका मिलता है और चित्तौड़गढ़ में अकबर को बस राख ही राख दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से हुमायूं के समय में 3 जौहर होते हैं। पहला रानी चंदेरी के द्वारा 1528 में किया जाता है। दूसरा 1532 में रानी दुर्गावती और 700 छत्राणियों के द्वारा किया जाता है। तीसरा जौहर रानी रत्नावली के द्वारा 1543 में किया जाता है। इसके बाद राजपूतों द्वारा साका किया जाता है। हुमायूं के समय में ये सभी जौहर अत्याचार से बचने के लिए और अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हिंदू छत्राणियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद इस प्रथा के अनुसार साका करते हुए राजपूत वीरों ने मातृभूमि को अपने खून से रंगा था और शत्रुओं को अपना दमखम दिखाया था। औरंगजेब के आक्रमण के समय बुंदेलखंड में दिसंबर सन 1634 में जौहर किया जाता है, जो कि औरंगजेब के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने के विरोध में किया गया था। इतिहास के अनुसार औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक माना गया है
और औरंगजेब के काल में किया गया जौहर इतिहास में वर्णित सबसे अंतिम जौहर माना गया है। हम देखें तो जौहर एक बहुत बड़े बलिदान और बहादुरी को साबित करने वाली प्रथा थी, जो आज भी राजस्थान में लोकगीतों और कथाओं में सुनने को मिलती है। राजपूतों की वीरता का सच्चा और बेजोड़ उदाहरण जौहर और साका से ही मिलता है। श्याम नारायण पांडे ने जो कविता लिखी है वो भी जौहर की कहानियों को बताती है और उनके सम्मान को प्रदर्शित करती है। जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्भित स्वर में जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। भारतीय नारियों की इस पवित्रता और श्रेष्ठता के स्वरूप के आगे संपूर्ण संसार नतमस्तक हुआ। क्रूरतम विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले वीरों के परिवार की महिलाएं क्रूर और हबशी विधर्मियों के हाथों बंदी बनकर उनके अत्याचार सहने से बेहतर अपनी जान देना समझती थी। अपनी जान देकर अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जो जौहर राजस्थान की नारियों ने किया वो भारत के इतिहास में अद्वितीय और अकल्पनीय माना जाता है। विश्व की किसी भी सभ्यता और समाज के इतिहास में नारियों की इस प्रकार की वीरता का वर्णन नहीं मिलता। भारत और खासकर राजस्थान की नारियों की पवित्रता और शौर्य का इतिहास आज भी अमिट अक्षरों में लिखा दिखाई पड़ता है और जौहर कथा राजस्थान की नारियों की वीरता की कहानी बखान करती हुई मिलती है।